नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे फिरोज तुगलक के बारे में। पिछली क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1351 से 1388 ईस्वी तक इसका रूलिंग पीरियड रहेगा। इसकी बात करें तो दिल्ली सल्तनत का सबसे दयालु एवं परोपकारी राजा ही कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। इसकी राजनीतिक उदारता के कारण जब इतिहासकार एलिफेंस्टी ने इसके बारे में पढ़ा तो इसको सल्तनत काल का अकबर कहा। इसको सल्तनत काल के अकबर की उपाधि दी। क्या कहा गया इसको? सल्तनत काल का अकबर कहा गया। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा गया, है ना। इसकी राजनीतिक दृष्टि के कारण यानी राजनीतिक तरीके से काफी उदार था, लेकिन वहीं धार्मिक कट्टरता के कारण से औरंगजेब का भाई भी कहा गया, औरंगजेब का बड़ा भाई कहा गया, क्योंकि ये इस्लाम का बहुत बड़ा प्रचारक प्रसारक रहा। क्योंकि इसने हिंदू धर्म को नष्ट करने में औरंगजेब की तरह कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने सभी धर्मों को नष्ट किया सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए इसे धार्मिक कट्टरता के कारण इसे औरंगजेब की जो कंपैरिजन किया गया, इसकी तुलना की गई, वो किससे की गई? औरंगजेब से की गई। ठीक है, औरंगजेब का बड़ा भाई कहा गया इसको। इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं कि इसकी धार्मिक कट्टरता के हमें एक दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसने जगन्नाथ के मंदिर यानी जगन्नाथ मंदिर, इसने जगन्नाथ मंदिर, हम सभी जानते हैं ये जगन्नाथ टेम्पल कहां पर है? ये पुरी में है, यानी उड़ीसा में है। उड़ीसा के पुरी में ये जगन्नाथ टेम्पल है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के, हिंदू धर्म के जो चारों तीर्थ हैं उसमें से एक है ये जगन्नाथपुरी। ठीक है, और इसी मंदिर को इसने, इस मंदिर पर अटैक करवाया। इस मंदिर को उसने पूरा तहस नहस कर दिया, तोड़ के रख दिया। ठीक है, दूसरी बात करें अगर इसकी धार्मिक कट्टरता की, एक बात और करें तो इसने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर यानी ज्वाला देवी के मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर या ज्वाला देवी के मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है ये ज्वालामुखी मंदिर। ठीक है, इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में जो 51 शक्तिपीठों का उल्लेख है उसमें से एक है ये ज्वालामुखी मंदिर। और इसमें ऐसी मान्यता है कि इसमें एक अननोन सोर्स से, किसी सोर्स से ज्वाला निकलती है यानी अग्नि निकलती है, और इसका किसी ने पता नहीं लगा पाया कि कहां से निकलती है। बहुत सारे रूलर्स आए, उन्होंने इस मंदिर में तोड़फोड़ की, बहुत सारे आक्रमण किए, लेकिन इस ज्वाला का पता नहीं लगा पाए। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसमें से पुराने जो दस्तावेज थे, संस्कृत के पुराने दस्तावेजों को लूटा, उनको जला दिया, उनको नष्ट कर दिया और इस मंदिर से बहुत सारी लूटपाट की। तो इसके इन्हीं मंदिरों में तोड़फोड़ करने की वजह से ही, दूसरे धर्मों को नष्ट करने की वजह से ही इसकी जो तुलना की गई है वो औरंगजेब से की गई है। अब हम इसकी कुछ राजनीतिक उदारता की बात करते हैं, यानी इसने अपने शासनकाल में जो बहुत सारे निर्माण कार्य किए, अब हम उनकी बात करते हैं। अब इसके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की बात करें तो इसने अपने शासनकाल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला ही कौन रहा है? फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। इनमें से अगर कुछ प्रमुख नहरों की बात की जाए तो उसमें सबसे प्रमुख नहर है नहर ए फैज। कौन सी? नहर ए फैज। और ये नहर ए फैज किन नदियों से है? सतलज से यमुना। ठीक है, यानी पंजाब से दिल्ली। ठीक है, इसने सिरसा में एक नहर बनवाई। सिरसा में एक नहर बनवाई और उस नहर के आसपास ही उसने 1200 बगीचे बनवाए, 1200 गार्डन्स बनवाए, सबसे ज्यादा गार्डन्स बनवाए इसने। ठीक है, तो ये जो इसने नहरों का निर्माण करवाया, इसने अपने शासनकाल में प्रमुख बहुत सारे शहरों को बसाया था। लेकिन अगर हम प्रमुख शहरों की बात करें तो इसने अपने शासनकाल में प्रमुख 6 शहर बसाए। उन प्रमुख 6 शहरों की बात करते हैं हम। इसने हिसार, हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है हिसार, सबसे पहले इसने हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम बोलते हैं हिसार वर्तमान में, लेकिन उस समय
फिरोजा, इसको फिरोजा बोलते थे, फिरोजा। इसने फिरोजा नामक शहर को बसाया, ठीक है, जो वर्तमान में हिसार है, और ये कहां पर है? डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, ठीक है। इसने एक और नगर बसाया हरियाणा में ही, जिसका नाम है फतेहाबाद। क्या नाम है? फतेहाबाद। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इसके पुत्र फतेह खान का जन्म हुआ था, इसलिए इसने अपने पुत्र की याद में ही ये शहर बसाया था, जिसका नाम रखा इसने फतेहाबाद, ठीक है। आगे बात करें तो इसने फिरोजपुर नामक शहर बसाया, जो कहां पर है? जो है पंजाब में, ठीक है। इसने उत्तर प्रदेश में एक शहर बसाया जिसका नाम है फिरोजाबाद, और हम सभी जानते हैं ये वही फिरोजाबाद है जिसे भारत की कांच नगरी कहा जाता है। यहाँ पर चूड़ियां, कांच के सामान यानी ग्लासेस, है ना, वो सबसे ज्यादा यहीं पर बनते हैं, यहीं पर बनाए जाते हैं, इसलिए इसको फिरोजाबाद को ही भारत की कांच नगरी भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि इसने अपने भाई की याद में, अपने भाई के लिए कौन से शहर का निर्माण करवाया? तो इसने अपने भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में एक शहर बसाया जिसका नाम है जौनपुर। क्या नाम है? जौनपुर, जो इसने अपने बड़े भाई जौना खां, जिसका चचेरा भाई था, जौना खां की याद में बनवाया, ठीक है। इसने एक और शहर बसाया, इसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, इसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक शहर भी इसी ने बसाया, ठीक है। अगर हम इस जौनपुर की बात करें, तो भारत में सबसे अच्छी मुस्लिम शिक्षा जो मिला करती थी वो यही जौनपुर में मिला करती थी। हम जानते हैं कि ईरान में एक शहर है सिराज, जहां पर सबसे यानी वर्ल्ड की बेस्ट मुस्लिम शिक्षा यानी दुनिया की सबसे अच्छी मुस्लिम शिक्षा ही कहाँ मिलती है? ईरान के सिराज में मिलती है, इसलिए जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है, सिराज ए हिंद, ठीक है। जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। ये जौनपुर जो है ये पूर्व में स्थित है, और हम सभी जानते हैं ईरान जो है वो पश्चिम में स्थित है, इसलिए जौनपुर को ही पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, पूर्व का सिराज, ठीक है। यानी जो जौनपुर है वो कहाँ? पूर्व में स्थित है, और ये ईरान यानी सिराज जो है वो पश्चिम में स्थित है, इसलिए जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। अब हम इसके द्वारा करवाए गए कुछ और कार्यों की बात करते हैं। इसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। इसके शासनकाल में बिजली गिर जाने से कुतुब मीनार के ऊपरी वाला जो मंजिल था वो तहस नहस हो गया था, इसलिए इसने अपने शासनकाल में ही कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया। इसलिए इसने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया। हम सभी जानते हैं कि जो सबसे पुराने अभिलेख या शिलालेख जो माने जाते हैं वो अशोक के माने जाते हैं। अशोक के 14 शिलालेख और 7 स्तंभ हैं। कितने? 14 शिलालेख और 7 स्तंभ हैं। इसने अशोक के टोपरा स्तंभ खुदाई के दौरान इसी के समकालीन मिला। इसी के समय में अशोक का टोपरा स्तंभ कहां से मिला? हरियाणा से, ठीक है, हरियाणा से प्राप्त हुआ। और इसने इसको और मेरठ अशोक के ही मेरठ स्तंभ कहां से मिला? उत्तर प्रदेश के मेरठ से मिला। और इन दोनों को इसने दिल्ली में स्थापित करवाया। यानी अशोक के अभिलेखों को दिल्ली में स्थापित करवाने का श्रेय भी किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जाता है। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने बातें की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समकालीन सती प्रथा को बैन करने का प्रयास किया था, किंतु वह सफल नहीं हुआ था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ऐसा दिल्ली सल्तनत का यानी भारत का पहला सुल्तान होगा जो सती प्रथा को बैन करेगा।
इसके समय में सती प्रथा बैन रहेगी। सती प्रथा को क्या कर देगा, ये बैन कर देगा, ठीक है ना। सती प्रथा पर बैन लगाया तो क्या हुआ कि जो विधवाओं की संख्या होने लगी वो बढ़ने लगी, ठीक है ना। क्योंकि सती प्रथा पर इसने बैन लगवा दिया था, तो जिसके पति की मृत्यु हो जाया करती थी, वो पत्नी जो हुआ करती थी वो विधवा हो जाया करती थी, ठीक है ना। तो विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी इसके समकालीन, इसीलिए इसने विधवाओं एवं विकलांगों के लिए विशेष आवास बनवाए। विधवाओं एवं विकलांगों के लिए इसने विशेष आवास बनवाए। इसने अपनी जनता में आर्थिक मदद बांटने के लिए एक विभाग का निर्माण करवाया, जिसे कहा गया दीवान ए खैरात। क्या कहा गया, दीवान ए खैरात, यानी जो भी इसके राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर हुआ करते थे वो इस विभाग से आकर आर्थिक मदद मांग सकते थे, और उस आर्थिक मदद को प्रोवाइड कराता था ये फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसने एक अस्पताल बनवाया, दार उल सफा। दार उल सफा, इसने दार उल सफा नामक एक अस्पताल का निर्माण करवाया, जिसमें मुफ्त में दवाएं, मुफ्त में इलाज किया जाता था और मुफ्त में ही दवाइयां दी जाती थी सभी को, ठीक है। इसने ये बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए, इसी कारण इसकी तुलना जो थी वो किससे की गई थी, वो अकबर से की गई थी। इससे एक क्वेश्चन और बनता है, भारत का प्रथम सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, ठीक है, जिसने क्या किया, अभी तक जो जजिया हम जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जजिया किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, लेकिन ये प्रथम सुल्तान होगा, जिसने ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया, जजिया टैक्स लगाया, यानी जजिया कर लगाया। अभी तक किसी भी सुल्तान ने ब्राह्मणों पर ये टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस टैक्स को ब्राह्मणों पर भी लागू किया। इसका जो अंतिम समय बीता, यानी इसके जीवन का जो अंतिम समय बीता वो काफी दुख भरा बीता, क्योंकि अंतिम समय में ही इसके बेटे फतेह खां, जो इसका उत्तराधिकारी पुत्र था, फतेह खां की 1374 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1374 ईस्वी में इसके बेटे फतेह खां की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से काफी उदास रहने लगा था। फतेह खां की मृत्यु हुई, ठीक है। 1387 ईस्वी में इसके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई, इसलिए इसका जीवन काफी कष्ट में कटने लगा, और 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1388 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। इसका जो मकबरा है, इसका जो टॉम्ब है, वो दिल्ली के हौज खास परिसर में है। हौज खास परिसर में इसका मकबरा है, दिल्ली के हौज खास परिसर में मकबरा है। तुगलक वंश का ये अंतिम योग्य शासक था। इसके बाद तुगलक वंश का पतन स्टार्ट हो गया, पतन शुरू हो गया, और धीमे धीमे तुगलक वंश अंतिम पड़ाव पर आ गया। इसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में। इसके बारे में एक बात और बताएं कि इसने एक किताब लिखी अपनी ही, फुतुहात फिरोज शाही, यानी इसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फुतुहात फिरोज शाही, ठीक है। तो ये वीडियो था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। सारी नॉलेज जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, सारे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, वो यहीं से बनते हैं। अगले वीडियो में हम तुगलक वंश का जो अंतिम वीडियो होगा हमारा, उसमें हम कुछ शासकों की बात करेंगे जो इसके बाद बैठेंगे। ये तुगलक वंश का अंतिम योग्य शासक रहा, इसके बाद सारे अयोग्य शासक रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।